परसाई इतने एनर्जेटिक लेखक हैं और इतने मजेदार लेखक है कि उन पर कही हुई कोई भी बात बहुत जिसका स्वाद नहीं आएगा, वो जायकेदार नहीं होगी। परसाई पर बोलने से बहुत अच्छा है कि परसाई को उतने समय के लिए पढ़ लेना, लेकिन चूंकि ये विषय है और इस पर हम लोग इकट्ठा हैं तो कुछ एक छोटी मोटी बातें मैं करूंगा। कुछ बातें चितरंजन ने छेड़ी और उसको फैलाया भी दिनेश जी ने, उससे इतर मैं कुछ बातें करूंगा। करुणा और पाखंड दोनों की चर्चा हुई। परसाई ने अपने एक साक्षात्कार में कहा भी था कि जिसके भीतर करुणा नहीं है वो व्यंग्यकार हो भी नहीं सकता, और उस व्यंग को उन्होंने हास्य के माध्यम से रखा था। हास्य उसका एक ऊपरी कलेवर है, ये बार बार परसाई कहते थे और उनके व्यंग को पढ़ने से ये पता भी चलता है। परसाई का एक आसान पाठ बनता है जो ये कहता है कि समाज में जो कुछ हो रहा है परसाई ने उसको पकड़ा रखा और आप उसको पढ़ करके समझ अर्जित कीजिए, उसको पढ़ करके सीखिए। ये एक आसान पाठ बनता है। मुझे लगता है कि परसाई वास्तव में एक आईना है। वह दूसरों को देखने के लिए वो कोई आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी नहीं है, वो आईना है। वो एक ऐसा आईना है कि जिसके साथ उनके व्यंग में आप अपने चेहरे को देखिए, हम अपने चेहरे को देखें कि हमारे भीतर की कौन कौन सी विद्रूपताएं हैं या कौन कौन सा घटियापन है जो परसाई के व्यंग के माध्यम से रिफ्लेक्ट होता है। ये बार बार परसाई कहते हैं। इसलिए कई बार प्रैक्टिस के तौर पर भी मुझे लगता है कि ये करना चाहिए कि परसाई ने अपने समय के जिन जिन कैरेक्टर्स को या जिन जिन मानवीय प्रवृत्तियों की शिनाख्त करते हुए व्यंग लिखे हैं, उन प्रवृत्तियों की एक लिस्ट बैठाएं और 2 कॉलम में, एक में वो लिखे वो प्रवृत्ति और उसके बाद सामने वाले कॉलम में हम अपने आसपास के लोगों को किन किन लोगों को इन प्रवृत्तियों से मिलान करते हुए जानते हैं। परसाई ने लिखा अपने समय के लोगों पर, लेकिन आप जब इस प्रैक्टिस को करेंगे, हम जब इस प्रैक्टिस को करेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो ठीक ठीक परसाई की गिनाई गई वृत्तियों से मेल खाते हैं। मसलन एक व्यंग है उनका रिसर्च रिसर्च का चक्कर। चंद्रशेखर यहाँ बैठे परसाई पर काम कर रहे, एक अक्षर उन्होंने पढ़ा हुआ है, रिसर्च का चक्कर, जिसमें कहते हैं कि रिसर्च क्या है कि एमए और बेरोजगारी के बीच का जो पीरियड है उसमें मन बहलाने के लिए जो काम करता है उसका नाम है रिसर्च। और शिक्षकों के लिए तो इतने सारे हैं। अभी जो बार बार यहां से चितरंजन जी ने भी और दिनेश जी ने भी ये सवाल उठाया कि आज का लेखक कमजोर हो गया है, तो मुझे लगता है कि कमजोर से ज्यादा चालाक और शातिर हो गया है कि उसके भीतर साहस नहीं, उसके भीतर सुविधाएं इतनी थोप दी गई है कि प्रतिबद्धता तो दूर, उसके भीतर के जो कुसंस्कार है उसमें वो लिथड़ सा गया है। बहुत सारे लेखक, और ये प्रतिबद्ध लेखकों तक के में भी है। हम दूसरों को क्यों, हम अपने आप को ही देखें। हमारे भीतर जाति के कितने घटिया तत्व हैं, हमारे भीतर पूंजी के कितने घटिया तत्व है। अभी यहाँ व्याख्यान देने को कहा जाएगा तो 1000 पन्ना जाति पर बांच देंगे, 2000 पन्ना जो है हम लोग दूसरों के अवसरवाद पर गिना देंगे। लेकिन वो कौन सा एलिमेंट है जो हमारे भीतर के जो जाति के, हमारे जो सहजातियों के जो गठबंधन बनाते हैं हम लोग, उसको हम नहीं देखते। वो कौन सी चीजें जो बाहर जो बहुत प्रगतिशील आचरण करते हैं लेकिन सहजाति वर ही हम ढूंढ रहे होते या सहजाति वध ढूंढ रहे होते। वो कौन सा चक्कर है कि प्रेम के बड़े बड़े हम नुस्खे आजमा रहे होते हैं, लेकिन हमारे घर की जब बहन बेटियां या बेटे जब प्रेम विवाह करने के रास्ते में आते हैं तो हम उनके सामने में अवरोध बन करके खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी जो मानवीय खामियां हैं, ये जो पाखंड है, पाखंड की चर्चा भी हुई भी, ये सारा जो पाखंड है, इस पाखंड को परसाई ठीक ठीक एड्रेस करते हैं। वो ठीक ठीक उस पाखंड के सामने हम आपको ला करके खड़ा कर देते हैं। दूसरा तरह का पाखंड धर्म को लेकर के, परसाई ने सबसे ज्यादा यही पाखंड का, एक जो राजनीतिक पाखंड पर तो उन्होंने प्रहार किया ही है, मनुष्य के पाखंड पर भी किया है। और मनुष्य में 2 तरह के पाखंड वो देखते हैं। उनके व्यंग में एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो सबसे सहमत है, अच्छा है, हाँ हाँ ठीक है, बुरा है, हाँ ये भी ठीक है। ये जो सर हिलाने वाले लोग हैं ये उनके उसमें बार बार आते हैं।
और दूसरा हर बात में असहमत होने वाले। एक भूतपूर्व विद्रोही आप देख लीजिए, एक बौड़म क्रांतिकारी आप देख लीजिए, है ना। एक व्यंग उनका याद आता है लघु शंका को लेकर के, है कि लघु शंका करने की मांग एक विश्वविद्यालय में होती है और प्रिंसिपल जो है वो ग्रांट नहीं है, शायद ऐसा ही कुछ, मैं भूल रहा हूं उसका शीर्षक। तो लघु शंका बनाने के लिए प्रिंसिपल को दिया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा एप्लीकेशन, और वो साल भर से मंत्रालय में पड़ा हुआ है। परसाई लिखते हैं कि मंत्रालय जो है 6 महीना, उतना गंभीर था कि 6 महीना लगा दिया उसको समझने के लिए, और उसके बाद जवाब आता है कि यह विश्वविद्यालय 1930 से खुला है, 1965 में लघुशंका की मांग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या 35 साल से लोग लघुशंका नहीं कर रहे थे? तो मुझे तो लगता है ये एप्लीकेशन फ्रॉड है, यहाँ के स्टूडेंट लघुशंका नहीं करते हैं। जब ये रिप्लाई मंत्रालय से आता तो स्टूडेंट कहते कि आप कहिए तो मंत्रालय में जाके हम लोग दिखा के आए कि लघुशंका हम लोग करना जानते हैं, तो प्रिंसिपल भड़क जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक विद्रूपताएं, शिक्षा मंत्रालयों की विद्रूपताएं, या हमारे व्यवहार में जो दुचित्तापन है, जो लिजलिजापन है, उसको ठीक ठीक परसाई एड्रेस करते हैं। और मनुष्य के जितने शेड्स हैं, मनुष्य के जितने रंग हैं, मुझे नहीं लगता कि परसाई के अलावा कोई रचनाकार इतने सारे रंगों को अपने साहित्य में देता है, जिसमें अच्छा भी और बुरा भी है। एक उदास व्यक्ति भी आता है, और उदास और निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति जो है, या लोअर क्लास का जो व्यक्ति है, ठीक कह रहे थे दिनेश जी कि वो उसके प्रति एक करुणा वो पैदा करते हैं। भोला राम का जीव में भोला राम के प्रति करुणा पैदा होती है, और उसमें छोटे छोटे कहानी परसाई के लिए एक तरह का बहाना है। कहानी उनके लिए कहने का एक आधार है, और उस एक कहानी में वो कई कई चीजों को जोड़ करके पेश करते हैं। जैसे भोला राम का जीव में भी है तो भ्रष्टाचार की कहानी, लेकिन अंदर एक उसमें एक वाक्य आता है कि नारद जब भोला राम का जीव ढूंढने आता है तो स्त्री से पूछता है कि कहां गया भोला राम, कहां, क्या पूछता है कि हाँ जीव पहुंचा नहीं, तो प्रश्न करता है कि उसका कोई दूसरी स्त्री से चक्कर वक्कर तो नहीं था। पत्नी से पूछता है, तो पत्नी कहती कि तुम साधुओं के कोई लुचक्के, मेरे पति पराई स्त्री की ओर आंख उठा करके भी देखते नहीं थे। उसके बाद नारद कहता है, जो परसाई लिखते हैं, कि भारतीय परिवारों के सफल होने का यही राज है कि स्त्रियां समझती कि उनका पति पराई स्त्री को आंख उठा करके भी नहीं देखता। अब ये वो छोटे छोटे से शेड्स हैं जिसको परसाई पकड़ते हैं, चाहे वो अखबार का हो, चाहे वो युद्ध का हो, चाहे वो ईश्वरीय कथाओं के नाम पर पाखंड हो, या चाहे धर्मतंत्र की क्रूरताएं हो, उन सब पर हरिशंकर परसाई की नजर है। एक कबीर वाला ही, एक कबीर की बकरी, शायद यही है, छोटी सी एक लघु कथा है कि जिसमें वो पुजारी आकर के कबीर से शिकायत करता है कि कबीर, तुम्हारी जो बकरी है वो हमारे मंदिर में आकर के सब फूल खा जाती है। तो कबीर जवाब देते हैं कि नासमझ है, चली जाती होगी, मैं तो नहीं गया। अब इससे आप रिलेट कीजिए कि नासमझ है बेचारी, चली जाती होगी मंदिर, मैं तो समझदार हूं, मंदिर जाने में मेरी रुचि नहीं है। हनुमान को लेकर के जो है, हनुमान तो उनके सबसे प्रिय कैरेक्टर है, हनुमान के साथ बहुत सारे वो तमाशे करवाते हैं, लेकिन एक तमाशा तो हनुमान को भी भारी पड़ा होगा, हनुमान की रेल यात्रा, कि जिसमें पूरा रामायण का ही मिथ उन्होंने लिया है कि रामचंद्र की नियुक्ति जो है वो प्रसाद मद्रास में हो गई है, और रामचंद्र अब पत्नी के बगैर बहुत परेशान है, तो हनुमान को डेप्यूट करते हैं कि तुम जाओ, जाकर के कहता भी है कि इसको पराई स्त्रियों को के मामले में इसकी रुचि बहुत अच्छी है, तो आप इसी को डेप्यूट करो। परसाई हनुमान रेल टिकट लेने जाता है, और 3 दिन के लंबी लाइन में लगने के बाद भी रेल का टिकट वो हासिल नहीं कर पाता, तो फिर सुसाइड करने चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य धर्म, राजनीति, मानवीय पाखंड और मानवीय जो मुश्किलात हैं, इन सब से परसाई ने अपनी कथाएं चुनी, अपने कैरेक्टर्स लिए, और धीरे धीरे उसको उन्होंने फैला। ठीक है, मुझे मालूम है तैयारी कर रहे हैं, मैं खत्म ही कर रहा हूं। तो इस तरह से परसाई जो है
उन पर बोलना हमेशा उबाऊ हो सकता है। मुझे भी मालूम है कि मैं आपको उबा ही रहा हूं। परसाई पर कुछ भी बोलने से पहले, बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परसाई को सिरे से एक बार पढ़ लिया जाए। लिख तो वो अपने समय की राजनीति पर रहे थे, अपने समय के मनुष्य पर रहे थे, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जिनका लिखा हुआ हमारे समय में भी उतना ही जीवंत और उतना ही वास्तविक लगता है। और यदि किसी ट्रेडिशन से, जैसे दिनेश जी ने भी एक ट्रेडिशन बनाई थी, मुझे यदि परसाई से किसी को जोड़ना हो तो मुझे 3 तरह के लेखक जो है, परसाई के अलावा 2 तरह के लेखक, एक तो नजीर अकबराबादी, जिनके भीतर उस समय के समाज के इतने शेड्स हैं, दूसरे नागार्जुन और तीसरे हरिशंकर परसाई। ये तीनों को मैं एक कैटेगरी में रखता हूं कि उनके सामने जो दिखता है उसे लिखने पर वो कितनी दूर तक और कब तक जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इस सार्वभौम किस्म के सवाल को बगैर सोचे हुए, बगैर उस पर विचार किए हुए वो लिखना शुरू करते हैं। और एक अंतिम उनके वाक्य से खत्म कर रहा हूं। वो कहते हैं एक अपने व्यंग में कि मनुष्य को सामने से देखो तो दिखता नहीं है, पकड़ में नहीं आता। यदि उसको देखना है तो जरा कोण से देखिए। उनमें उनका जो महान पुरुष है वो 35 डिग्री कोण से लेकर के सारी दुनिया पर बात करते हैं। और एक फेलोशिप लेके विदेश जाते हैं, 2 साल बाद जब लौटते हैं तो कहते हैं 2 साल बाद मुझे सत्य का ज्ञान हुआ कि मैंने जान लिया 2 साल फेलोशिप लेने के बाद, बाहर जाने के बाद, कि मानवीय भारतीय समाज कितना पतित है। तो लेखक जैसे उससे पूछता है, ये जानने के लिए आप इतनी फेलोशिप लेकर इतना लंबा गए, 2 साल मतलब इतनी लंबी दूर गए केवल ये जानने के लिए कि भारतीय समाज कितना पतित है। यहीं गली मोहल्ले में घूम लिए होते तो आपको पता चल जाता। तो परसाई इस तरह के लेखक हैं, इसलिए उनको पढ़ना किसी पूर्वज को पढ़ना नहीं, हमारे समकालीन दोस्त को पढ़ना और आईने लेकर पढ़ने की तरह लगता है। परसाई को हम सबको इसीलिए पढ़ते रहना चाहिए।